हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो अध्यारोपण के सिद्धांत पे आधारित थे। चलो आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे। और हाँ, सबसे पहले सभी बच्चों को ईद मुबारक। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन करते हैं। बड़े इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको कुछ समझना होगा। उसको समझेंगे पहले। एक मैथमेटिकल मेथड है, उसको आप समझें पहले, तब जाके वो क्वेश्चन हो गया। उस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये है कि y जो है वो x का फलन है। y x का क्या है? फलन। ठीक है बच्चों, यानी y x पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन ये है कि y का अधिकतम मान हम कैसे निकालें। यानी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि x के किस मान पर y बेटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए सबसे आपको ध्यान क्या रखना है, पहला स्टेप क्या है इसमें कि बच्चों इसका अवकलन करो। पहला स्टेप y का x से सापेक्ष क्या करो? अवकलन करो। ठीक है? y x पे निर्भर कर रहा है तो इसका अवकलन करो। सेकंड वाले स्टेप में आप इस अवकलन को बेटा 0 के बराबर कर दो। ठीक है? 0 के बराबर करने से आपको यहां पर x से कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है हमारी इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है। तो अब अगर आपका जो तीसरा स्टेप है, अगर इसका अपन दोबारा अवकलन करें, यानी d2y/dx² करें, और मान लो x का मान है x1, x2, x3, ये x के मान है। तो अगर मान लो x1 पर ये लेस देन 0 आता है, ये मान क्या आता है? लेस देन 0। तो बच्चों इस मान पर हमारा फलन क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी आपसे अधिकतम मान या न्यूनतम मान पूछता है, तो हम अधिकतम मान की बात करें तो आपको अवकलन करना है। ठीक है? अवकलन को 0 के बराबर करना है और यहाँ से x के कुछ मान मिलेंगे, उसको इसके डबल डेरिवेटिव, यानी इसको 2 बार हमने अवकलन करा y का, उसमें रख के देखेंगे। अगर वो लेस देन 0 आता है तो मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और अगर मान लो बेटा ग्रेटर देन 0 आता है तो मान क्या हो जाएगा? मिनिमम। ठीक है? तो हमारा फिजिक्स में क्वेश्चन किस तरह आएगा उसको समझेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। एक क्वेश्चन समझे आप। देखो, आवेश कैपिटल Q, आवेश हमारे पास क्या है? कैपिटल Q। आवेश कैपिटल Q में से यदि, इसको ऐसे लिख दो, मैं आवेश कैपिटल Q को ऐसे लिख देते हैं, आवेश कैपिटल Q को यदि Q व Q माइनस Q, ठीक है, कैपिटल Q को यदि स्मॉल q व Q माइनस Q में विभाजित करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? Q/Q के किस मान के लिए Q/Q के किस मान के लिए इन आवेशों के मध्य
इन आवेशों के मध्य वैद्युत बल क्या हो जाएगा बच्चा? अधिकतम। इन आवेशों के मध्य वैद्युत बल अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल आवेश है कैपिटल Q और उसे हम दो भागों में विभाजित कर दें, तो इसका अनुपात पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या हो कि बल का मान क्या हो जाए बच्चा? अधिकतम हो जाए। वैद्युत बल क्या हो जाए? अधिकतम। तो अभी हमने जो अधिकतम वाला जो थोड़ा कंसेप्ट पढ़ा था उसको हम काम लेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास चार्ज था कैपिटल Q। Q है हमारे पास कुल आवेश। Q हमारे पास क्या है बेटा? कुल आवेश है। Q कुल आवेश है और कुल आवेश हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अब हमने क्या करा? इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक तो Q और दूसरा Q माइनस Q। ठीक है, मैंने मान लिया इनके मध्य दूरी कितनी है? स्मॉल r। ठीक है, तो इनके मध्य बल लगेगा कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से कितना होगा बच्चों वैद्युत बल? कूलाम के नियम से वैद्युत बल F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में बच्चा R स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बल का मान अधिकतम होगा। बल हमें क्या करना है? अधिकतम। अब वही पहले वाली बात, F, ये जो हमारे पास वैद्युत बल है F, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल q पर। यानी यहां हमें साफ साफ पता लग रहा है कि हमारा जो फलन है वो, यानी हमारा जो बल है, बल जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है? q का। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ चार्ज Q। यानी जो वैद्युत बल है वो Q का फलन है, क्योंकि आपको दिख रहा है K नियत है, K नियत है, कैपिटल Q नियत है और स्मॉल r, ये तीनों मान क्या है? नियत। K नियत है, कैपिटल Q नियत है और स्मॉल r भी क्या है? नियत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बल है वो स्मॉल q पे डिपेंड कर रहा है। हम इसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ताकि हमें पता लग जाए कि हमें इसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी फलन का, यहाँ बल मेरे पास है, किसी भी फलन का अधिकतम मान निकालने के लिए हमें उसका एक बार अवकलन करना है और उसको 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो चलो इसका अवकलन करें। df अपॉन dq, क्या करें बच्चों? इसका अवकलन करें। तो K नियत है, बाहर रखा, R स्क्वायर नियत है, बाहर रखा। अवकलन होगा इसका Q इंटू Q माइनस Q का। और बच्चों U इंटू V का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है कि d अपॉन dx U इंटू V। U को रखो, V का अवकलन कर दो, प्लस V को रखो, U का अवकलन कर दो। ये फॉर्मूला हमें पता है, डिफरेंशियल आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हमने Q को रखा, फर्स्ट को रखा, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इस पूरे को हमने क्या मान लिया? सेकंड। हमने Q को रखा, अब इस Q माइनस Q का अवकलन करना है। अब बच्चों कैपिटल Q तो नियत है, कुल आवेश क्या होता है? कांस्टेंट, यानी नियत होता है। तो कैपिटल Q तो नियत हो गया और नियत का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो कैपिटल Q का अवकलन हो गया 0 बच्चों। Q का अवकलन करेंगे -1 हो गया ये। ठीक है, और यहां क्या बचेगा हमारे पास? प्लस, अब Q माइनस Q को रखें और इस Q का अवकलन क्या होगा? 1 होगा। Q का Q के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 1 होगा।
इसे हम हल करें तो बच्चों df अपॉन dq बराबर क्या आ जाएगा, k अपॉन आर स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 2q, यानी इसको ऐसे लिख दूं मैं q माइनस 2q, ये रहा कैपिटल Q और ये माइनस 2q। तो बच्चों हमारे पास df अपॉन dq की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, देखो f के अधिकतम मान के लिए इस बल का अधिकतम मान निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, df अपॉन dq को आप किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। पहले अवकलन करें, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0। आप वैसे भी सोच सकते हैं क्योंकि देखो अधिकतम होता है नियत, और अगर f अधिकतम होगा तो इस नियत राशि का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। समझ गए ना। तो इसका अवकलन हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, देखो तो df अपॉन dq की वैल्यू क्या है, k अपॉन आर स्क्वायर q माइनस 2q बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है चूंकि सेंस k अपॉन आर स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता, k स्थिर वैद्युत नियतांक है, कुछ मान है इसका 9 गुणा 10 की घात 9 और r कुछ दूरी है, तो यह अनुपात कभी 0 नहीं हो सकता। तो इस समीकरण के सत्य होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि q माइनस 2q क्या होना चाहिए, 0, ठीक है बच्चों। और जब q माइनस 2q 0 तो q बराबर क्या आ गया, 2q। और हमें क्या निकालना है, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहां से कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q बराबर क्या आ गया, 2:1, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ गए। तो ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं आपसे, अभी जैसे मैंने Q को Q और Q माइनस Q में कर दिया, आपसे Q1 Q2 ले सकता है। तो आपको किसी एक के रूप में चलना पड़ेगा, या तो Q1 के रूप में बदल लो इस तरह, यानी Q आ रहा है, या तो Q1 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, Q2। तो ध्यान रखें, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले आप बल निकालें, बल का अवकलन करें और उस अवकलन को किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 2:1। समझ गए। नेक्स्ट, चलो एक सुंदर सा क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे कहा Q आवेश में स्मॉल m द्रव्यमान के दो कण, Q आवेश में स्मॉल m द्रव्यमान के दो कण परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। स्मॉल r दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यदि परिणामी बल शून्य हो, यदि परिणामी बल क्या हो, 0 हो, तो आपसे पूछ रहा है Q अपॉन स्मॉल m ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। Q स्मॉल आवेश और स्मॉल m द्रव्यमान के दो कण हैं जो स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, स्मॉल q, ये भी बच्चों क्या है, स्मॉल q, इसका द्रव्यमान कितना, स्मॉल m, इसका द्रव्यमान कितना, स्मॉल m, ठीक है। तो कह रहा है परिणामी बल 0, परिणामी बल क्या होना चाहिए, 0। अब बच्चों हमें पता है कि दो आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल लगता है
वैद्युत बल वो कितना लगता है F? अगर मैं परिमाण लेके चलूं तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस क्या दी हुई है? R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैद्युत बल। अब ये तो वैद्युत बल लग रहा है, इसका कोई मान होगा क्या? परिणामी बल 0 होना चाहिए। और बच्चों हमें ये भी पता है कि जो वैद्युत बल है इसकी प्रकृति क्या होगी? यहां पर होगी प्रतिकर्षण। यहां इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों धनावेश हैं। तो अब परिणामी बल 0 कैसे होगा? तो बच्चों ध्यान दो, जैसे आवेशों के कारण वैद्युत बल लगता है वैसे इनके कारण भी तो कोई बल होता है, द्रव्यमान के कारण। तो द्रव्यमान के कारण कौन सा बल लगेगा? द्रव्यमान के कारण बच्चों आपको पता है कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। बिल्कुल, तो इनके मध्य जो बच्चों गुरुत्वीय बल लगेगा, क्या लगेगा? गुरुत्वीय बल। उसको मैंने बोल दिया Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। वो कितना होता है बच्चों? G m1 m2, दोनों m है तो m स्क्वायर हो गया, और दूरी कितनी है बच्चों? r स्क्वायर। लेकिन हमें ये पता है, इक्वेशन नंबर 2 इसको मैंने मान लिया, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण प्रकृति का ये बल होगा। कौन सी प्रकृति का? आकर्षण प्रकृति का। अब ये तो हमें पता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण विपरीत दिशा में ही होगा। ये आकर्षण हो गया और ये क्या हो गया? प्रतिकर्षण। तो ये तो दोनों कैसे दिशा में होंगे? विपरीत दिशा में होंगे। तो परिणामी बल 0 होने के लिए क्या जरूरी है? आते हैं परिणामी बल 0 होने के लिए परिणामी बल 0 होने के लिए जरूरी है कि इन बलों का परिमाण भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्योंकि भाई दोनों की दिशा तो कैसी है? विपरीत दिशा। दोनों की विपरीत दिशा है। अगर दोनों का परिमाण भी समान हो जाए तो इन दोनों कणों पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी परिणामी बल क्या होगा? 0। तो दोनों का परिमाण समान कर दें, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ Fe एंड Fg। Fe का मान KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और Fg का मान G M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से Q स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर कितना मिलेगा? G अपॉन K। और आपको पता है K बराबर क्या होता है? K इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी लिख सकते हैं, तो ये बच्चा ऊपर चल जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू G। यानी हमारे पास जो Q अपॉन M का मान आएगा, तो ये Q अपॉन M हमसे पूछा है, Q अपॉन M हमसे पूछा है, तो इसको रूट कर दें। स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है तो रूट लगाओ, तो Q अपॉन M क्या आएगा? अंडर द रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू G। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा। Q अपॉन M इज इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू G। ठीक है, आगे समझ में? तो बच्चों आपसे आशा की जाती है कि जितनी मेहनत आपके टीचर्स कर रहे हैं उतनी मेहनत आप अपने घर पर भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, PDF आपके पास सब हैं, उनको पढ़िए, लिखिए, और ऑनलाइन वीडियोस भी देखिए, समझिए इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट। चलो बच्चे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये बुक का क्वेश्चन है आपका, देखो। 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश, क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, अच्छा क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट, 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर ऐसे स्थित है। आगे चलता रहेगा ऐसे ही, 8 के बाद 16, 32, 64 स्थित है और स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल बिंदु पर स्थित एक कूलाम आवेश पर मूल बिंदु पर स्थित एक कूलाम आवेश पर वैद्युत बल की गणना करो। वैद्युत बल की गणना करो, ये क्वेश्चन है। 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश हैं जो एक्स अक्ष पर 1 मीटर पर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर ऐसे स्थित हैं और मूल बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश है जहां हमें क्या निकालना है? वैद्युत बल निकालना है। ठीक है, तो इसको समझें। देखो, इसे मान लो ये एक्स अक्ष मैंने मान लिया, ये हो गया मूल बिंदु। ये मान लो मैंने ए पॉइंट मान लिया 1 मीटर पर, ये मान लो मैंने बी पॉइंट मान लिया 2 मीटर पर, ये मान लो सी पॉइंट मान लिया 4 मीटर पर, इसको देखते हुए ऐसे डी पॉइंट मान लिया 8 मीटर पर, वैसे चलता जाएगा और ये हमारा कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश, यानी यहां भी 4 माइक्रोकूलाम है, इसको मैंने क्यू मान लिया। ठीक है, यानी मैंने माना क्यू बराबर कितना है? 4 माइक्रोकूलाम, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की घात -6 कूलाम। तो ये तो क्यू 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 रखे हुए हैं, ए पर क्यू, 1 मीटर पे क्यू 4 माइक्रोकूलाम, 2 पे क्यू, 4 पे, 8 पे, 16 पे, 32 पे, 64 पे, 128। मूल बिंदु 0 जो है, मूल बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश से मैंने क्यू डैश मान लिया। क्यू डैश मैंने क्या मान लिया? 1 कूलाम। तो हमें फोर्स किस पे निकालना है? हमें फोर्स निकालना है क्यू डैश पर। हमें जो वैद्युत बल का मान निकालना है वो किस पे निकालना है? क्यू डैश पे निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्यू डैश पर इसके कारण भी बल लगेगा, इसके कारण भी बल लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, आगे भी लगता रहेगा। तो अनंत श्रेणी बन जाएगी एक। और दिशा के लिए हम ये मान लें कि अगर ऐसे चलोगे मूल बिंदु के दाईं ओर तो आई कैप ले लेंगे एक्स अक्ष की दिशा में, और अगर बाईं ओर चलोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या ले लेंगे? -i कैप। तो बच्चों ऐसे ही करता हूं मैं, अलग अलग जोड़े बना लेते हैं। जैसे मान लो ये O पर रखा हुआ है और ये किस पे रखा हुआ है? A पर। तो यहाँ Q डैश है, यहाँ पर क्या है? Q। फोर्स किस पे लग रहा है? O पर। पास जाएगा दूर जाएगा? बिल्कुल दूर जाएगा। इसको क्या बोल दिया मैंने? FOA। क्या बोल दिया बच्चों? FOA। तो यहां से बताओ FOA की वैल्यू क्या आएगी? बल लग रहा है O पर, किसके कारण? A के कारण। तो क्या होगा कि Q डैश अपॉन दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो भैया 1 का क्या हो गया? स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई? इधर लग रहा है बल, इधर डायरेक्शन क्या हो गई? -i कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, -i कैप। अब इसी को देखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई FO भी बताओ, बल लग रहा है O पर B के कारण, डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर, और B के भी डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। तो आप कहोगे सर Q डैश 2 का स्क्वायर, और इसके कारण बल लग रहा है इस पर, तो ये दूर जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? -i कैप। ठीक है, क्योंकि बल इस पे लग रहा है ना, तो दूर जाएगा, सबसे दूर जाएगा ये। तो सब बलों की डायरेक्शन क्या होगी? -i कैप। ऐसे मैं मान लो 1 पर 2 ले लूं, O पर C के कारण डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर,
इसके कारण बल लग रहा है, तो ये पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल दूर जाएगा, क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो FOC कितना होगा, KQ डैश, और OC कितना है भाई 4, 4 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी हो गई माइनस का आई कैप। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालें। टोटल बल, सभी बल एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में है, तो सभी को जोड़ देते हैं। तो आप देखो जोड़ोगे सबको तो आपको दिख रहा है कुछ कॉमन आ रहा है, KQ डैश तो क्या आ रहा है सब में कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ऐसे चलता रहेगा अनंत तक चलता रहेगा, और ये माइनस आई कैप डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस का आई कैप। अब बच्चों इसमें क्या है एफ नेट KQ डैश। अब ये जो एक श्रेणी बन जाती है इसे बोलते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे पद में पहले पद का भाग दो 1/4 आएगा, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दो 1/4 आएगा, तो इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और अगर ये अनंत तक जा रही है तो इसे बोलते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी। तो अगर मान लो यदि A हो प्रथम पद, ये बच्चों क्या हो प्रथम पद हो, और R हो सार अनुपात। R का मतलब क्या होता है, पहला पद मान लो A, दूसरा पद AR, भाग दिया AR में A का भाग दिया, A से कट गया कितना आ गया R आ गया। तीसरा पद है बच्चों AR स्क्वायर, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दिया, यानी इन दोनों को अब इन दोनों को, तो AR स्क्वायर बटा AR कितना बचेगा R बचेगा। चौथा पद क्या आएगा AR क्यूब, अब इन दोनों को लेके चले, तो चौथे पद में तीसरे पद का भाग दिया कितना बचेगा R बचेगा। तो इसे बोलते हैं कॉमन रेशो। क्रमागत पदों में भाग देते हैं तो अनुपात समान आता है, इसे बोलते हैं सार अनुपात कॉमन रेशो। तो इस तरह की जो श्रेणी होती है उसका जो योगफल होता है सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज, उसका फॉर्मूला क्या होता है A/1 R। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये होता है अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ये होता है बच्चों अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल A/1 R। A होता है प्रथम पद और R क्या होता है सार अनुपात। तो हमारा A क्या हो गया, A हो गया 1 और R क्या हो जाएगा 1/4 में 1 का भाग दो 1/4, 1/16 में भाग दो 1/4 का तो 1/4 ही आएगा। तो बिल्कुल क्या फॉर्मूला हो जाएगा A/1 R। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 4 में से गया 3/4, यानी KQ डैश और नीचे 3/4, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ अपन मान रख ले, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, K का मान कितना 9 गुणा 10 की घात 9, Q कितना 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 गुणा 10 की घात -6, और Q डैश कितना 1। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आपको दिख रहा है 3 तिया 9। तो यहां से जो फोर्स आएगा तो 4 चौक 16 48, तो 48 गुणा 9 में से 6 गए तो 3, तो 10 की घात 3 न्यूटन। तो ये आंसर आ जाएगा 48 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन फोर्स। ठीक है, 4.8 इंटू 10⁴ भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस पर ध्यान रखिए आप, ऐसे क्वेश्चनों में गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है, उसका योग आप करते हो इस फॉर्मूले से A/1 R। ठीक है।
ये क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट, तो बड़ा नेक्स्ट हम शुरू करेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्षेत्र मालूम होना चाहिए कि सर क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र क्या होता है? जिसका मान दूरी के साथ परिवर्तित हो। बच्चों क्षेत्र का मतलब होता है कि जिसका मान दूरी के साथ क्या हो, परिवर्तित हो, उसे बोलते हैं क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अब मेरे पास कोई बैठा हो, यानी क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं, तो मान लो एक बच्चा पास बैठा हुआ है, एक बच्चा दूर बैठा हुआ है। अब मैं तो उसी इंटेंसिटी से बोल रहा हूं, लेकिन पास वाले को ज्यादा सुनाई देगा, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो मेरी इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये हो गया मेरा क्षेत्र, हो गया एक, कि भाई एक निश्चित क्षेत्र में ही मेरी आवाज सुनाई देगी, और उसमें भी दूरी के साथ क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो क्षेत्र का मतलब हो गया कि जिसका मान दूरी के साथ परिवर्तनशील होता है, वो होता है क्षेत्र। अब चाहे विद्युत क्षेत्र हो, चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, क्षेत्र शब्द का मतलब होता है विच वेरीज विद डिस्टेंस इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, तो अब विद्युत क्षेत्र क्या है? अब विद्युत का मतलब किससे है? आवेश से। विद्युत का मतलब किससे हो गया? आवेश से, इलेक्ट्रिक। अब आवेश का क्या क्षेत्र होता है, कैसे पता लगेगा? तो अगर मान लो जब हम चारों ओर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने माना ये मेरे पास कोई स्थिर आवेश है। कैसा आवेश है बच्चों? स्थिर आवेश। अब इसके चारों ओर क्या होगा, क्या होता है चारों ओर? क्षेत्र होगा। इस स्थिर आवेश के चारों ओर बच्चों क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। तो इस क्षेत्र को मुझे क्या बोलना है? विद्युत क्षेत्र। कब? अगर इस क्षेत्र में आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आओ, कहीं भी ले आया, यहां पे ले आया Q1, यहां ले आया Q2 को, यहां Q3 ले आया। अगर मान लो इस क्षेत्र में हम दूसरा कोई चार्ज लेके आए, ये तो रखा हुआ है, क्षेत्र किसका है? Q का। Q का क्षेत्र है, क्षेत्र किसका है? Q का। ला किसको रहे? Q डैश को, Q1 को, Q2 को, Q3 को, किसी अन्य आवेश को लेके आ रहे हैं। अगर ये आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, किसका अनुभव करे बच्चों? वैद्युत बल का अनुभव करे, तो आप इस क्षेत्र को क्या बोल सकते हो? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी स्थिर आवेश के, स्थिर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आवेश गतिशील हो गया तो क्या उत्पन्न और हो सकता है? बिल्कुल सही बात, चुंबकीय क्षेत्र भी बन सकता है। तो किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करे, बल को फील कर रहा है वो। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, इसका जैसा लाओगे तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत लाओगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। तो अगर वो अनुभव करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? एक किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करे, फील द इलेक्ट्रोफोर्स।
फील द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई? परिभाषा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र को हम किससे समझते हैं? उसकी तीव्रता से। जैसे मैंने बताया ना अभी कि मेरे पास जो बैठा हुआ है उसको ज्यादा सुनाई देगा, मेरे दूर जो है उसको कम सुनाई दे रहा है। किसका अंतर हो गया? तीव्रता का अंतर हो गया, इंटेंसिटी का अंतर हो गया। तो समझ में आ गया ना विद्युत क्षेत्र? तो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? चलो मैं लिख देता हूं आपके स्वास्थ्य के लिए। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को या किसी अन्य आवेश को जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वह कौन? जिसको ला रहे हैं। क्षेत्र किसका? जो स्थिर है। किसी अन्य आवेश को लाने पर वह स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करें। स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करें तो क्या कहलाता है? वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह स्थिर वैद्युत बल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करें, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र को हम किससे समझते हैं? उसकी तीव्रता से समझते हैं। तो इसी में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बच्चों इसे हम शो करते हैं ई वेक्टर से। इसे शो करते हैं ई वेक्टर से। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मतलब है। जैसे मान लो हम ई विद्युत क्षेत्र में, ई विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। अब देखो बच्चों विद्युत क्षेत्र बोल दो, ऐसे क्या बोल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही बात है। चाहे विद्युत क्षेत्र बोल दो या विद्युत क्षेत्र की क्या बोल दो? तीव्रता। इन दोनों को ही हम किससे शो करते हैं? ई से। अब मान लो हम ई विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा आवेश लाएं जिसका मान बहुत कम हो, मान कम हो, यानी उसके स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो। एक ऐसा आवेश लेके आए जिसको लाने पर इस विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैं बोलूंगा परीक्षण आवेश। क्यू नॉट। क्या बोलेंगे इसको? परीक्षण आवेश क्यू नॉट। अब इसको समझ लें, आगे आने वाले सभी डेरिवेशंस में मैं परीक्षण आवेश बोलूंगा, तो परीक्षण आवेश का मतलब आप समझ जाना क्या बोल रहे हैं इसको? क्यू नॉट। बच्चों क्यू नॉट का मतलब होता है एकांक धनावेश। एकांक धनावेश यानी यूनिट चार्ज। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है? एकांक धनावेश। अब इसका मान बहुत कम है, मतलब क्यू नॉट टेंड्स टू 0 है, यानी इसे ऐसे बोलते हैं कि इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं है। अब ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि हर आवेश का कुछ ना कुछ क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया कि भाई ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है।
काल्पनिक धनावेश, तो ये माना जाता है कि भाई इसको लेके आओगे तो जो मूल विद्युत क्षेत्र है इसकी हमें गणना करनी है, जिसका मान हमें निकालना है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हो? अगर मान लो इस विद्युत क्षेत्र में इसको लाओगे और इसका कोई क्षेत्र होगा तो इस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन हमें तो इसको काउंट करना है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा आवेश लेके आते हैं जिसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? काल्पनिक धन आवेश, यानी एकांक धन आवेश, यानी यूनिट चार्ज, क्यू नॉट को लेके आएंगे। तो भाई इस विद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट को लेके आओगे तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? फोर्स। तो इसी से हमने इसकी डेफिनेशन बना दी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। यही सी क्या हो गई? परिभाषा। कि किसी विद्युत क्षेत्र में अपन बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र E में किसको लेके आए? परीक्षण धनावेश को लेके आए और उस पर क्या लगा? वैद्युत बल। तो क्या परिभाषा बनी? कि एकांक धनावेश पर, इसको मैं पहले ऐसे बोल दूं, परीक्षण धनावेश पर या टेस्ट चार्ज पर या एकांक धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैद्युत बल और जो आवेश है जिसको आप लेके आ रहे हो, जो परीक्षण आवेश है, उसका अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से इसकी हमने एक डेफिनेशन और बना ली कि यदि क्यू नॉट क्या होता है? +1, तो यहां से बच्चों E बराबर क्या हो जाएगा? F। E बराबर क्या हो जाएगा? F। यानी एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं। तो क्या हो गई परिभाषा? एकांक धनावेश पर, एकांक धनावेश पर आरोपित एकांक धनावेश पर आरोपित वैद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों, एकांक धनावेश पर आरोपित जितना फोर्स होता है, वैद्युत बल जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे अपन E वेक्टर से शो करते हैं, कैपिटल E वेक्टर से हम शो करेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से एक हमें फॉर्मूला मिल जाता है कि अगर मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है और वो E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, कोई प्लस क्यू धनावेश है और वो कितने विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है? E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो कितना फोर्स लगता है? Q इंटू E। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बल के अनुदिश होती है। E की दिशा किसके अनुदिश होती है? F के अनुदिश। विद्युत क्षेत्र E की दिशा जो होती है वो बल F के अनुदिश होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई धनावेश E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, तो उस पर बेटा कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू, बताओ, F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE। यानी धनावेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। धनावेश पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और अगर ऋणावेश है तो उस पर बल कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, माइनस QE। यहां बल कितना लग रहा है? माइनस का QE। फॉर्मूला हो गया ना, F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। अब Q को लेके आ रहे हो तो QE, माइनस Q को लेके आ रहे हो तो माइनस QE। तो ध्यान दें कि वैद्युत बल की दिशा जो होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की, ऐसे बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो विद्युत बल के अनुदिश होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, इससे पता लग रहा है कि इसके अनुदिश होती है, वैद्युत बल के अनुदिश होती है। धनावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है या विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अतः इसका जो सही तरीका है लिखने का,
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्यू नॉट है ये एक एकांक धनावेश यानी काल्पनिक धनावेश है। इसको अपन ये मान के चलते हैं कि इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता। तो अपन इसमें इसको सही तरीके से लिखने का जो और अच्छा मेथड है कि भाई एक लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दी क्यू नॉट टेंड्स टू 0, यानी क्यू नॉट बहुत कम है, 0 की ओर अग्रसर है, तो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 और क्या आ गया एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये तरीका ज्यादा सही है इसको लिखने का कि क्यू नॉट बहुत कम है। ठीक है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। प्लस के ऊपर क्यू ई और माइनस के ऊपर माइनस का क्यू ई। धनावेश में बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश में बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, मात्रक क्या होगा बच्चों इसका? यूनिट। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, ऐसा एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। विमा क्या हो जाएगी इसकी? पूछ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक एवं विमा लिखिए। ठीक है, तो विमा क्या हो जाएगी बताओ? न्यूटन यानी बल। बल की विमा क्या होगी? m1 l1 t-2। सी हो गया कूलाम यानी आवेश धारा गुणा समय, यानी a1 t1। आवेश की विमा क्या होती है? a1 t1। तो यहां से विमा क्या आ जाएगी हमारे पास? बताओ बच्चों, ए की विमा क्या हो गई? m1 l1 t1 को ऊपर लेके जाओ तो t-3 a1 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a-1। तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हो गया कि एकांक धनावेश पर जो आरोपित है, लगने वाला जो वैद्युत बल है, उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल के अनुदिश होती है। ठीक है, तीसरी बात, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है और विमा क्या हो जाती है? m1 l1 t-3 a-1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, नोट। आपको पता है कि माध्यम में जो फोर्स होता है, जो वैद्युत बल होता है, वो निर्वात में जो बल है उससे कितना गुना कम हो जाता है? k गुना कम हो जाता है। कितना गुना कम हो जाता है? k गुना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियोस में। k ये सो क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन r। इसे बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं बच्चों? परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो अगर अपन विद्युत क्षेत्र की बात करें, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के लिए, माध्यम में, अब आपको पता है कि जो E है वो क्या होता है? F के बराबर। एकांक धनावेश के लिए Q नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे Fm k गुना कम हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं ऐसे बात करूं कि Em इज इक्वल टू क्या आएगा? F अपॉन Q नॉट। F अपॉन Q नॉट। Fm की वैल्यू क्या है कि भाई निर्वात में जो फोर्स है उसका k गुना कम कर दे Q नॉट। अब F अपॉन Q नॉट क्या हो जाएगा? निर्वात के लिए। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र है वो निर्वात की तुलना में कितना गुना कम हो जाता है? k गुना कम हो जाता है। क्वेश्चंस के लिए k गुना कम कर देना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है कितना गुना कम हो जाएगा? k गुना। k को बोलते हैं बच्चों
आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? चलें आगे। तो एक छोटा सा डेरिवेशन अपन करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या क्या बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों? तो बच्चों एक ध्यान रखें, यूनिवर्सल बात आप ध्यान रखें, जहां भी आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, जिस भी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर आप किसकी कल्पना कीजिए, परीक्षण आवेश की कल्पना कीजिए। तो एक बार आप इस बात को मानिए, इस बात को ध्यान रखें, जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु पर आप एक परीक्षण धनावेश की कल्पना कर लीजिए, बस हो जाएगा आपका काम। कैसे? देखो, सपोज करो मेरे पास कोई बिंदु आवेश क्या है, Q0, सॉरी Q मान लें, बिंदु आवेश क्या है, Q, और उसके कारण मुझे r डिस्टेंस पर, इस वाले पॉइंट पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। Q मेरे पास कोई बिंदु आवेश है, ठीक है बच्चों, और P मेरा अभिष्ट बिंदु है, रिक्वायर्ड पॉइंट है, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभिष्ट बिंदु Q कोई बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु पर किसकी कल्पना कर लो, परीक्षण धनावेश की कल्पना कर लो। किसकी कल्पना कर लो बच्चों, परीक्षण धनावेश की कल्पना कर लो। तो मैंने P पॉइंट पर किसकी कल्पना कर ली, Q0। Q0 की वैल्यू क्या होती है, +1, क्योंकि बच्चों क्या होता है, एकांक धनावेश होता है। क्या होता है ये, एकांक धनावेश। Q पॉइंट के कारण स्मॉल r दूरी पर हमें निकालना है P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। तो मैंने P पॉइंट पर किसकी कल्पना कर ली, एकांक धनावेश की हमने कल्पना कर ली। बच्चों रात के 11 बज रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीने गया था। तो आगे बात ध्यान, Q पॉइंट पर Q आवेश के कारण P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो P पॉइंट पर हमने किसकी कल्पना कर ली, एकांक धनावेश। अब देखो, अब आप तो ये देखो कि भाई इस पर, इसके कारण फोर्स लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कितना वैद्युत बल लगेगा, F। कितना लगेगा, अगर मान लो r की दिशा में एकांक सदिश मैंने क्या मान लिया, r कैप, तो कितना फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक है बच्चों, सिंपल। F बराबर K Q Q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप, किसके नियम से, कूलॉम के नियम से। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि सर F अपॉन Q0 इज इक्वल टू K Q अपॉन r स्क्वायर r कैप। और ये F अपॉन Q0 क्या होता है, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो F अपॉन क्यू नॉट को, इस F अपॉन क्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? E वेक्टर विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। हो गया ना बच्चों छोटा सा डेरिवेशन। अब इसको चाहे कितना बढ़ा दो, चाहे 2 लाइन में खत्म कर दो। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ई आर की दिशा में है क्योंकि बल भी आर की दिशा में है। आर कैप क्या है? आर कैप क्या है? आर की दिशा में, आर की दिशा में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ आर। आर की दिशा में एकांक सदिश। तो बच्चों हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परिमाण लेके चलोगे तो परिमाण के रूप में ध्यान रखें E बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान भी रखें। ध्यान कैसे रखना है? Q आवेश से R दूरी पर कितना क्षेत्र बनता है, कितना फील्ड बनता है? तो आंसर इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो पता ही है, 1 अपॉन 4/ε0 यानी 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ, के कांस्टेंट स्थिर वैद्युत नियतांक, क्यू कांस्टेंट बिंदु आवेश है, क्यू तो क्यू रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ इस इक्वेशन नंबर 2 से आपको बिल्कुल पता लग रहा है कि सर E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर कि सर जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा, यानी E के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो मैंने कहा था ना दूरी के साथ परिवर्तन होता है, वही क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो ये समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा आर स्क्वायर और बढ़ जाएगा, E कम होगा। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे बच्चों, अगर आप E का आर स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाएं, E का आर स्क्वायर के साथ ग्राफ हम प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ मिलेगा? बिल्कुल आपने 11वीं क्लास में खूब बनाया इसे ग्राफ। ये तो हो गया E। अब ये तो पता ही है ना ग्राफ में हम किसको एक्स अक्ष पे लेते हैं, किसको वाई पे लेते हैं? जो इंडिपेंडेंट होता है, जो स्वतंत्र होता है, उसको एक्स अक्ष पे लेते हैं। वो जो निर्भर करता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो परतंत्र चर होता है, उसको हम वाई अक्ष पे लेते हैं बच्चों। ई डिपेंड कर रहा है आर पर, तो आर को लेंगे एक्स अक्ष पर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई घटेगा। आर 0 हो गया, ई अनंत हो गया, तो आर 0 कर देंगे, ई अनंत हो जाएगा। क्या अनंत को ग्राफ पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसलिए ना तो ई वाली लाइन को टच करेंगे, क्योंकि आपने ई वाली लाइन को टच करा तो आर 0 हो जाएगा। सॉरी, ई वाली लाइन को टच करोगे तो आर 0 हो जाएगा, और आर वाली लाइन को टच करोगे तो ई 0 हो जाएगा। तो ग्राफ में हम अनंत को नहीं बना सकते, ग्राफ परिमित मानों के मध्य बनता है। तो इसलिए कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा इसको दूर बनाएंगे। तो जैसे जैसे R का मान बढ़ रहा है, E का मान घट रहा है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? और कई बार कंफ्यूज करने के लिए जो बैठा हुआ है कंफ्यूजर आपके लिए, E का ऐसे ग्राफ दे दें 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ। तो ध्यान रखना बच्चों, E समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर है। E 1 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती है। तो अगर E का 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाओगे, ये हो गया बच्चों E, ये हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो कैसा बनेगा? सीधी रेखा। क्योंकि E 1 अपॉन आर स्क्वायर के कैसा है? प्रोपोर्शनल है। E 1 अपॉन आर स्क्वायर के कैसा है बच्चों? समानुपाती है। ठीक है, तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
समझ गया बच्चों? नेक्स्ट, तो एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक अच्छा सा टॉपिक लेते हैं, मतलब उसमें डेरिवेशन नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक है और एग्जाम में वो आता है कई बार। 1 नंबर क्वेश्चन उस टॉपिक में से पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों हमारे पास क्या है? विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखाएं बोल दो, या इनको बेटा क्षेत्र रेखाएं भी बोल देते हैं। क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाता है। कई बार आप देखोगे बोर्ड के पेपर्स उठा के, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, 3 गुण लिखिए, इस तरह पूछ लेते हैं। तो इसको समझे बेटा ये रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? रेखाएं, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक, इमेजिनरी। काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती, ना अनुभव होती है। विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है, जबकि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। तो कैसे समझे इसको? देखो, इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लो मेरे पास ये कोई धनावेश है, ये मेरे पास क्या है? कोई धनावेश। अब मैं मान लो किसी एकांक धनावेश को लेके आता हूं इसके क्षेत्र में, इसका क्षेत्र होगा। अब मैं किसको, मुझे पता है मुझे सारे जो प्रयोग करने हैं वो टेस्ट चार्ज से करने हैं। किससे करने हैं बच्चों? टेस्ट, नाम रखते हैं टेस्ट, कि भाई सारे टेस्ट करो। किससे करो? टेस्ट चार्ज से करो, परीक्षण आवेश से करो, परीक्षण आवेश। क्यों करते हैं इससे परीक्षण? क्योंकि इसको लाने ले जाने पर मूल विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं इस प्लस क्यू के क्षेत्र में एक क्यू नॉट को लेके आ रहा हूं, तो बताओ पास जाएगा, दूर जाएगा? मैं लेके आ रहा हूं तो ये बल लगाएगा, आकर्षण है, प्रतिकर्षण, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होता है। तो ये आपको पता है, अगर मैं ऐसे लेके आऊंगा तो ऐसे दूर जाएगा, इस तरह दूर जाएगा क्यू नॉट। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों आवेशों के मध्य बल इसी रेखा के अनुदिश तो लगेगा। यानी क्यू नॉट का मार्ग हो गया ये क्या हो गया? एकांक धनावेश का, एकांक धनावेश का पथ बोल दें या मार्ग बोल दें। एकांक धनावेश, स्वतंत्र धनावेश, स्वतंत्र है, स्वयं का क्षेत्र है ही नहीं, स्वतंत्र धनावेश। एकांक धनावेश का क्या हो गया बच्चों? ये पथ। आप कहोगे सर नहीं, मैं तो यहां से लेके नहीं आऊंगा, मैं तो यहां से लेके आऊंगा। यहां से ले आ, यहां से ले आया तो यहां से आएगा। आप कहोगे सर मैं तो यहां से लेके आऊंगा तो यहां जाएगा, यहां से लेके आऊंगा तो यहां जाएगा। तो ये जो पथ है, ऐसे अनंत पथ हो सकते हैं। ये जो पथ है जिस पर एकांक धनावेश चलने का प्रयास कर रहा है, चलने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। तो बेटा इसी पथ को, इसी काल्पनिक पथ को हम क्या बोल देते हैं? विद्युत बल रेखाएं बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विद्युत बल रेखाएं। आप कहोगे सर मैं तो माइनस क्यू ज्यादा पसंद है मुझे। कुछ होते हैं नेगेटिव लोग, तो दोनों बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी अब आवेश ऐसे ही तो आएगा, क्यू नॉट आ रहा है। अच्छा बताओ ये क्यू नॉट कहां तक, कब तक जाएगा? जब तक इस पर बल लगेगा। और बल कहां पे 0 हो जाएगा? अनंत पे। यानी कहां जाके रुकेगा ये? अनंत पे। और ये कहां से आएगा? अनंत से आएगा। प्लस क्यू के कारण तो ये दूर जा रहा है, यानी प्लस से दूर है मार्ग, और माइनस की ओर है, तो यहां से लाओगे तो इस तरह आ रहा है, अनंत से इस तरह आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है।
तो ये जो मार्ग हमने बनाए हैं, ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग हमने बनाया है, इसी को बच्चा बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक मार्ग है, एक इमेजिनरी पथ, मार्ग, रास्ता, वह काल्पनिक मार्ग है जिस पर कोई एकांक धनावेश यानी स्वतंत्र धनावेश चलने का प्रयास करता है, चलता है। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत बल रेखाएं। तो कैसी हो गई, क्या हो गई इसकी डेफिनेशन? क्या हो गई? वह काल्पनिक पथ, वह काल्पनिक पथ जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश, वह काल्पनिक पथ जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करने का प्रयास करता है। वह काल्पनिक पथ जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करने का प्रयास करता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है बच्चों, अब इनके गुण देख लेते हैं। क्या देख लें इनके गुण? तो बिल्कुल बच्चों आपको पता है कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? धनावेश से किसकी ओर? ऋणावेश की ओर। विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी प्लस से दूर माइनस की ओर। कैसे ध्यान रखोगे? प्लस से दूर माइनस की ओर। ठीक है बच्चों, प्लस से दूर माइनस की ओर। ये प्लस आवेश है, इससे दूर। ये माइनस आवेश है, इसकी ओर। ठीक है बच्चों, प्लस से दूर माइनस की ओर। और देखें अब बच्चों इनमें होता क्या है, अगर इन पर अपन स्पर्श रेखा बना दें, अगर विद्युत बल रेखाओं पर क्या बना दें? स्पर्श रेखा बना दें। देखो इन पर खींची गई, इन पर किस पर? विद्युत बल रेखाओं पर। इन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। विद्युत बल रेखाओं पर विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा बनाओगे, वो उस बिंदु पर किसको शो करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करेगी। ठीक है, देखो और समझे। मान लो ये प्लस आवेश, अभी तो हमने सिंगल चार्ज लिया था, अलग अलग प्लस माइनस और प्लस, अब जोड़ा लें प्लस आवेश और माइनस आवेश। तो धनावेश से शुरू होती है, माइनस में खत्म हो जाती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब कितनी भी काल्पनिक रेखा खींच सकते हो, धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर, इस तरह रेखाएं बन जाती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर। प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो इस तरह प्लस से दूर माइनस की ओर ऐसे बना सकते हैं। ऐसे प्लस से जा रहा है ये, और किस पे आ रहा है? माइनस पे आ रहा है। ऐसे प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो बच्चों मुझे बताओ, ये आपस में काटेंगी क्या? कहीं आप कटी हुई दिख रही है? जैसे मान लो अगर मैंने दो बल रेखा ऐसे बना दी, प्लस से दूर माइनस की ओर, तो अगर यहां पर कोई पॉइंट है तो हमें बताएं कि विद्युत बल रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करती है। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो भाई अगर एक ही पॉइंट पर क्या दो दो क्षेत्र हो सकते हैं? यहाँ पे है कि यहाँ पे है? तो ध्यान रखो कि विद्युत बल रेखा
आपस में कभी नहीं काटती हैं, परस्पर कभी नहीं काटती हैं। समझ गए? पहले तो हमने परिभाषा पढ़ी कि वह काल्पनिक पथ जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश चलने का प्रयास करे उसे क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा बोलते हैं। विद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, प्लस से दूर माइनस की ओर। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसको शो करती है? विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। विद्युत बल रेखा आपस में कभी नहीं काटती है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो बच्चों एक ही बिंदु पर कितनी दिशा हो जाएगी क्षेत्र की? 2-2। और ऐसा संभव नहीं हो सकता कि एक बिंदु पर 2-2 क्षेत्र हो। एक बिंदु पर क्षेत्र की दिशा एक ही होनी चाहिए। समझ गए बच्चों? तो ऐसा ये वाला चित्र क्या हो जाएगा? गलत, कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दें, अच्छा बताओ बच्चों, ये मान लो मैंने प्लस आवेश बनाया तो कोई बल रेखा यहां से शुरू हुई, मान लो मैंने ऐसे लिया ये पॉइंट चार्ज है प्लस, तो यहां से शुरू हुई तो यहां पर आ सकती है क्या? यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या विद्युत बल रेखा बंद पथ बना सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? नहीं हो बना सकती। विद्युत बल रेखा कभी भी बंद पथ नहीं बनाती। और यही मैं आपको क्लियर कर दूं, पढ़ेंगे अपन आगे आने वाले चैप्टरों में कि चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती है, लेकिन विद्युत बल रेखा बंद पथ या बंद वक्र, एक बंद आकृति का निर्माण नहीं करती, क्योंकि प्लस से दूर, प्लस से चलेंगी तो माइनस में जाएंगी, दोबारा प्लस पर नहीं आ सकती। तो क्या हो जाएगा कि विद्युत बल रेखा बंद वक्र नहीं बनाती है। विद्युत बल रेखा बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है बच्चों, पढ़ेंगे अपन, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0। कोई भी चालक वस्तु होती है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0। तो विद्युत बल रेखा चालक के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। विद्युत बल रेखा चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। ठीक है, और देखें, ये कुछ गुण है बच्चों। देखो, मैंने आपसे कहा कि मान लो इस तरह बल रेखाएं हैं, ऐसे बल रेखाएं हैं, तो मैंने एक पॉइंट मान लो ए मान लिया, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं? मान लो एक पॉइंट मैंने यहां बी मान लिया और एक पॉइंट मान लो मैंने यहां पर सी मान लिया। तो आपसे कहा जाए कि बताओ ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, यानी कौन ज्यादा है कौन कम है। तो आप देख रहे हैं कि बी वाला जो हमने अल्पांश, बी वाला जो एरिया लिया है वहां बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, सी उससे कम है और ए सबसे कम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है उसे बोलते हैं सघन। तो जहां बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? अधिक होता है। जहां बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? अधिक होता है। और जहां बल रेखाओं की संख्या कम होती है, यानी विरल है, जिस क्षेत्र में बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां क्षेत्र भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र जो है वो बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती है, अगर अपन बोलना चाहें। यानी विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। जहां संख्या ज्यादा, यहाँ 3 बल रेखा गुजर रही है तो क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ 2 गुजर रही है तो कम होगा, यहाँ 1 गुजर रही है तो सबसे कम होगा। तो जहां बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? कम होता है। तो मैं क्या संबंध बना? ये सबसे ज्यादा कौन?
EB सबसे ज्यादा, उससे कम EC और सबसे कम EA। यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है बल रेखाओं के समानुपाती होता है उसका परिमाण। ठीक है बच्चों, समझ गए? और देखें, ये मानो कि चालक है, ये मानो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो विद्युत बल रेखा होती है वो चालक की सतह से समकोण बनाती है हमेशा। कैसे बनाती है बच्चों? समकोण, 90 डिग्री। विद्युत बल रेखा चालक की सतह से हमेशा समकोण बनाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, बहुत सारे गुण हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, ये भी क्या है? प्लस चार्ज। तो क्या होगा? प्लस से दूर, तो इसका मतलब प्लस से दूर है, इस तरह प्लस से दूर, ये प्लस से दूर। यानी इनमें आपस में क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण होता है। विद्युत बल रेखाओं में आपस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ गुण हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो आप लिख सकते हो इसमें कई सारे गुण, तो उसको एक बार आप सुन लें। पहले तो थी परिभाषा कि वह काल्पनिक मार्ग जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश चलने का प्रयास करता है वो क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, फिर हमने गुण की बात करी कि विद्युत बल रेखा जो है उनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को बताती है। पहला गुण, विद्युत बल रेखाओं की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। विद्युत बल रेखा आपस में कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती? अगर एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो दो क्षेत्र होंगे, जो कि संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एक बिंदु पर एक ही क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, इन बल रेखाओं में आपस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। चालक की सतह से समकोण बनाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट बात कि विद्युत बल रेखा कभी भी बंद पथ नहीं बनाती, क्योंकि भाई प्लस से जाएगी तो प्लस में नहीं आएगी, प्लस से जाएगी तो माइनस में आएगी, यानी इनमें कोई बंद पथ नहीं बनता। और यहाँ एक बात हम एडवांस में सीख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं में बंद पथ का निर्माण होता है। ठीक है, विद्युत बल रेखा चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां क्षेत्र भी ज्यादा होता है, और जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहां क्षेत्र भी क्या होता है? कम। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।